जो शहर संतरों के शहर के नाम से जाना जाता है, जो शहर ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है, जहाँ के संतरे विश्व भर में मशहूर हैं, प्रख्यात हैं, जहाँ के संतरों का निर्यात विश्व भर में होता है, जो संतरा बर्फ़ी की अलग खूबी जहाँ पर मिलती है, संतरा बर्फ़ी के लिए जिस शहर की खासियत है, ठीक उसी शहर नागपुर के एक संतरों के बागीचे में हम मौजूद हैं और आपको उसी से रूबरू करवाते हैं। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाए, विजुअल्स दिखाए यहाँ के संतरों के, यहाँ के बागीचों की। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये प्यारे प्यारे संतरे यहाँ पर लटकते हुए, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि ज़रा वो पास जाकर हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं, दर्शकों को दिखाएं कि क्यों इस नागपुर शहर को संतरों का शहर कहा जाता है और क्यों इसकी खासियत संतरों के लिए है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, आपको साफ साफ नज़र आ रहा है ये लटकते लटकते संतरे मानो चीख चीख कर, पुकार पुकार कर कह रही हों कि आइए हमारे पास और हमारा लुत्फ़ उठाइए, हमें खाइए। और मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ संतरे ही नहीं, यहाँ पर दिखाएं कि हमारे दर्शकों को दिखाएं कि जिस तरह से यहाँ पर संतरों की कतारें नज़र आ रही हैं, संतरों के पेड़ों की कतारें नज़र आ रही हैं। एक लाइन से आप देख सकते हैं संतरों के पेड़ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जगह जगह पर सिर्फ संतरे ही संतरे मिलेंगे आपको, संतरों के पेड़ के अलावा आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा दर्शकों, यही हमारे शहर नागपुर की खूबी है, यही हमारे शहर नागपुर की खासियत है। जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से हमारे कैमरामैन आपको दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से कितने जगह में, कितने एरिया में संतरे ही संतरे आपको नज़र आ रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि और भी पेड़ों के संतरे दिखाएं। आप देख सकते हैं कि एक ही पेड़ नहीं बल्कि संतरों से भरे हुए लदालद पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं। जगह जगह पर आपको संतरे ही संतरे दिखेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि नागपुर जो शहर है, वहाँ का के जो संतरे होते हैं वो बीज रहित संतरे यहाँ की स्पेशलिटी है, यहाँ की विशेषता है। और जगहों के संतरों से इसकी तुलना की जाए तो और जगहों के संतरों में आपको ये दिक्कत आएगी कि ये वहाँ पर जो बीजों की संख्या है वो काफ़ी अधिक होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप नागपुर के संतरे देखेंगे तो आप पाएंगे कि या तो वो बीज रहित संतरे होंगे, आकार में काफ़ी बड़े होंगे और हर तरह से आपको वो आकर्षण का केंद्र होते हैं। और या तो बीज रहित मिलेंगे, या तो यहाँ की विशेषता ये है कि या तो बीज रहित, नहीं तो सिर्फ 3 बीजों वाले संतरे यहाँ पर मिलेंगे। मैं अपने कैमरामैन को बार बार यही कहूँगा कि जितने पास से आप दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को वो तस्वीरें आप उन तस्वीरों से आप रूबरू करवाएं, ताकि हमारे दर्शक इन संतरों की खूबसूरती को महसूस कर सकें, रूबरू होकर देख सकें कि क्यों आखिर नागपुर को संतरों का शहर कहा जाता है, आखिर क्या कारण है कि नागपुर संतरों के शहर के नाम से मशहूर है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नागपुर शहर है वो महाराष्ट्र राज्य में आता है और महाराष्ट्र का शहर मुंबई और पुणे के बाद जो नागपुर शहर है वो महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर नागपुर आता है और यही इसकी खासियत है। और मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जगह जगह पर तस्वीरें दिखाएं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नागपुर है ये सिर्फ संतरों के लिए ही नहीं बल्कि मौसमी के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। एक समय पर नागपुर में भोसले राजवंशों का शासन था, यहाँ पर उनकी राजधानी थी। और अब देखते ही देखते एक समय पर नागपुर शहर विकास के पथ पर अग्रसर नहीं था, लेकिन अगर आप आज नागपुर को देखेंगे तो पाएंगे कि जगह जगह पर यहाँ पर आपको विकसित इमारतें नज़र आएंगी, विकसित बागीचे नज़र आएंगे, विकसित बागान नज़र आएंगे। यहाँ के किसानों को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि काफ़ी मेहनती होते हैं। यहाँ की मिट्टी की जो मैं आपको खासियत बताऊं, आखिर क्यों इतने संतरे यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, क्यों इतने संतरों का यहाँ पे उत्पादन होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि
आखिर ये जो मिट्टी आप देख पा रहे हैं, कैमरामैन ज़रूर मिट्टी को हमारे दिखाएंगे। ये जो आप मिट्टी देख पा रहे हैं मेरे हाथों में, ये जो मिट्टी है ये काली मिट्टी है। और नागपुर के मिट्टी की खासियत यही है कि ब्लैक सॉइल जिसे हम कहते हैं, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, वो नागपुर की विशेषता है। और यही कारण है कि संतरों के लिए, मौसमी के लिए, यानी कि जितने भी तरह के साइट्रिक फ्रूट जिसे हम कहते हैं, उसका उत्पादन करने में नागपुर सबसे आगे है। नागपुर सिर्फ अपने संतरों और मौसमियों के लिए ही नहीं बल्कि तरी पोहा के लिए भी मशहूर है। मैं चाहूँगा कि आप एक बार नागपुर आएँ और तरी पोहा, संतरा, मौसमी, जगह जगह हर चीज़ का आप लुत्फ़ उठाएँ, हर जगह घूमें। और यहाँ की विशेषता मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर सिर्फ नागपुर के संतरे ही नहीं, नागपुर की मौसमियाँ ही नहीं, नागपुर की इमारतें ही नहीं, बल्कि नागपुर के लोग भी सचमुच में बहुत अच्छे होते हैं। जैसा कि आपने देखा, मैं आपको फिर से अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो विजुअल्स फिर से दिखाएं कितने करीब से, जितने भी करीब से आप दिखा सकते हैं आप उस विजुअल्स को दिखाएं। आप देख सकते हैं कि कैसे लटकते हुए संतरे आपको नज़र आ रहे हैं, कैसे ऐसे मानो प्यार से बुला रहे हो कि आइए, आपका स्वागत है, आपका इंतज़ार है, आप हमारे नगर में पधारिए, आप हमारे यहाँ आइए और हमारा लुत्फ़ उठाइए। संतरों के शहर में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, कोरोना जैसी महामारी विश्व भर में फैली हुई है। और इसमें संतरों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि संतरा एक बहुत बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर होता है। संतरा जो होता है वो इम्यूनिटी बढ़ाने में काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। चाहे आप कैंसर की बात करें, चाहे आप अल्सर की बात करें, चाहे आप कब्ज़ की बात करें, इन तमाम गंभीर रोगों में संतरा लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और इसकी विशेषता अनंत है। इसकी आप खासियत पर जाएंगे तो आप गिनते नहीं थकेंगे। नागपुर के जो संतरे होते हैं और वही आपकी इस विशेषता को, आपकी ये जो संतरा की विशेषता है उसको और कारगर साबित करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर विश्व संतरा दिवस अक्सर उनका आयोजन होता रहता है और तमाम जगहों से, विश्व भर से लोग आते हैं यहाँ के संतरों को देखने के लिए, यहाँ के संतरों को चखने के लिए। और जिस तरह से आपको कतारों में संतरों के पेड़ नज़र आ रहे हैं, संतरे नज़र आ रहे हैं, वो एक अद्भुत दृश्य है। वो किसी और शहर में शायद आपको इस तरह का दृश्य ना मिले। और एक अलग विशेषता है नागपुर की इसी कारण कि यहाँ पर संतरों का उत्पादन होता है। संतरों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस शहर में संतरे ही संतरे आपको मिलेंगे, चाहे वो बीज रहित संतरा हो, चाहे वो 3 बीजों वाला संतरा हो। यही कारण है कि यहाँ विश्व संतरा दिवस मनाया जाता है। और तमाम लोग, यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि इस शहर में आए। और मैं बात करूँ नागपुर में किन किन जगहों पर संतरों का उत्पादन होता है, तो यहाँ पर नागपुर खुद एक बहुत बड़ा उत्पादक है। यहाँ पे जो आस पड़ोस की जगह हैं, जैसे मैं बात करूँ नागपुर की, जैसे मैं बात करूँ अमरावती की, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र की, मैं बात करूँ यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र, मैं बात करूँ नागपुर की, मैं बात करूँ अमरावती की, मैं बात करूँ NRCC की, हर जगह आपको संतरे ही संतरे नज़र आएंगे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका स्वाद कैसा होता है। आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, लेकिन हम आपको चख कर बताएंगे कि असल में नागपुर के संतरे होते कैसे हैं। आइए, मैं कैमरामैन को लेकर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को लेकर आइए और हम न सिर्फ उनको दिखाएंगे बल्कि उन्हें चख कर भी बताएंगे कि दरअसल संतरों का स्वाद, नागपुरी संतरों का स्वाद होता कैसे है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लटकते हुए संतरे, इनको मैं तोड़ने जा रहा हूँ। और ये जो संतरे हैं एक अलग सी खुशबू दे रहे हैं, एक अलग सी खुशबू, जिसके कारण आप आकर्षित हो जाते हैं, जिसके कारण आपको शब्द नहीं मिलते कि आप इनमें शब्दों में कैसे बयां करेंगे। यहाँ ये जो संतरे हैं, ये जो मेरे हाथों में आप देख रहे हैं, इनका आप आकार देखिए। इसके आकार को देखकर
आप कहेंगे कि क्यों और जगहों के संतरों से अलग है। यहाँ के संतरों की एक और मैं विशेषता बता दूँ कि और जगहों के संतरों के छिलके आपको काफ़ी मोटे नज़र आएंगे, लेकिन ये जो नागपुर के संतरे होते हैं, यहाँ के संतरों की मैं बात करूँ तो यहाँ के संतरों में आप देख सकते हैं कितने पतले छिलके नज़र आ रहे हैं, कितनी ज़्यादा, कितना सॉफ्ट है, कितना डेलिकेट है, बहुत ज़्यादा कोमल इसकी त्वचा है। विटामिन सी और साइट्रिक एसिड से भरपूर, और काफ़ी ज़्यादा ये मशहूर है, विश्व भर में मशहूर है। और मैं आपको दिखाता हूँ आखिर क्यों। मैं इसे चख कर आपको बताता हूँ, इसका स्वाद बताता हूँ, और अपने स्वाद के ज़रिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको इसका स्वाद कैसा लगेगा। तो ये आपको ये जो संतरे नज़र आ रहे हैं, मैं अब इन्हें खाने जा रहा हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी इसमें आप बीज नहीं पाएंगे, आप इसमें बीज नहीं पा सकते, क्योंकि ये नागपुर के संतरे हैं, ये किसी और जगह के संतरे नहीं हैं, ये मामूली संतरे नहीं हैं, ये नागपुर के संतरे हैं। इसमें आप बीजों की संख्या ना के बराबर पाएंगे। मैं जिसे खाने जा रहा हूँ इसमें बीज मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, और मैं आपके सामने इसे खा रहा हूँ। मानिए एक अलग सा स्वाद हो नागपुर के संतरों में, एक आनंद की अनुभूति है। और जगहों के संतरे आपको हल्के खट्टे मीठे या फिर पूरे खट्टे मिल सकते हैं, लेकिन नागपुर के संतरे आपको कभी भी आपको खट्टे नहीं मिलेंगे। यहाँ के संतरों की विशेषता ही यही है कि यहाँ पे जो संतरे होते हैं वो काफ़ी मीठे होते हैं, उनमें खट्टापन बिल्कुल भी नहीं होता। आइए अब आगे चलते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि नागपुर के संतरों का स्वाद चखने के बाद अब आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ और लोगों से आपको मुखातिब करवाते हैं। यहाँ पर हमने कुछ देर पहले देखा था कि बहुत सारी महिलाएं यहाँ खेत में काम कर रही थी, संतरों के बागानों में काम कर रही थी। तरह तरह की यहाँ पर सब्जियाँ भी लगाई गई हैं। अगर हमारे कैमरामैन इनको दिखाएं, इस दृश्य को दिखाएं, तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तरह तरह की सब्जियाँ हैं। संतरों का तो बागान ही खैर आप देख सकते हैं, अलग अलग तरह की सब्जियाँ हैं, और कई सारी महिलाएँ काफ़ी मेहनत से यहाँ पर पूरा काम में संलग्न होकर कार्यरत थी, काम कर रही थी। और उन्हीं कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। आंटी क्या नाम है आपका? प्रभा। इनका नाम प्रभा है। तो प्रभा जी, आप ये बताइए कि आप कितने समय से यहाँ पर खेतों में काम करती हैं, और आपको खेतों में काम करके किस तरह से आप महसूस करती हैं? यानी कि इनका कहना है कि ये 11 बजे से खेतों में काम करती रहती हैं, और इन्हें काफ़ी अच्छा महसूस होता है। और आंटी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लगभग कितने दिन हो गए आपको इस खेत में काम करते हुए? लगभग कितने दिन? 5-6 दिन हो गया था। तो ये आप जो काम करती हैं वो हर साल आप काम करती हैं, या फिर सिर्फ ये पहला साल है आपका? आप कितने सालों से काम कर रही हैं? मैं पहले साल है। जी जी मैं यहाँ पे रहने वाली नहीं हूँ। जी जी जी। तो देखा आपने कि ये इनका पहला साल है। और कुछ महिलाएं जो थी, आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन अगर उस दृश्य को दिखाएं तो वहाँ पर भी एक महिला काम कर रही हैं, और काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ पर कार्यरत हैं, संलग्न हैं, बहुत मेहनत से काम करती हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नागपुर के लोग हैं वो काफ़ी मेहनती होते हैं। और आइए जिस शख्स का यहाँ पर ये बागान है, ये संतरों का बागान है, उसी शख्स से आपको मुलाकात करता हूँ, मुलाकात करवाता हूँ। हमारे कैमरामैन से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस दृश्य को दिखाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश के दो स्तंभ कहे जा सकते हैं। हमारे देश के दो स्तंभ होते हैं, एक किसान और एक जवान। तो ये जो बागान आप देख रहे हैं, ये जो चारों तरफ आप बागान देख रहे हैं, ये जिस किसान का है,
उस किसान से आपको थोड़ी देर में बात करवाने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही उनके पास समय उपलब्ध होता है तो हम उनसे आपको बात करवाएंगे। और तब तक आपको हमारे कैमरामैन इसका दृश्य दिखा सकते हैं, तब तक इसके विजुअल्स दिखा सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों नागपुर को संतरों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर आपने सिर्फ सुना होगा कि नागपुर संतरों का शहर है, यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे संतरे पाए जाते हैं, लेकिन आपने बहुत कम बार देखा होगा, शायद आपने पहली बार देखा होगा कि ये जो दृश्य है यहाँ पर जो बागान है उसके दृश्य आपने बहुत कम देखे होंगे, और ज़मीनी तौर पर आकर आपको ज़मीनी हकीकत शायद किसी ने ही बताया होगा। तो हमारी यही कोशिश है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश के दो स्तंभ होते हैं, एक तो पहला जवान और दूसरा किसान, और दोनों ही बहुत मेहनती होते हैं, और दोनों के बिना ये देश कुछ भी नहीं है। ये देश शून्य के बराबर है। अगर हमारे देश का जवान सीमा पर नहीं लड़ेगा, सीमा पर दुश्मनों के सामने अपना सीना तान कर खड़ा नहीं रहेगा, तो हमारे देश के दुश्मनों का हौसला बढ़ जाएगा, और जो हमारा देश है वो वहाँ के लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। और वहीं पर दूसरी ओर जो हमारे देश के दूसरे हीरो हैं, हमारे किसान भाई, जो दिन भर खेतों में मेहनत करते हैं ताकि हमारे पास अनाज जा सके, ये देश, ये जो राज्य हैं, इनके पास अनाज जा सके, विश्व भर में अनाज पहुंच सके। और ये जो आप संतरों का बागान देख रहे हैं, ये भी एक किसान की बदौलत है। इतने सुंदर संतरे आप देख पा रहे हैं, ये जो नज़ारा आप देख पा रहे हैं, ये भी एक किसान की बदौलत है। तो इस बागान के जो मालिक हैं, जो किसान हैं, मैं उनसे आपको मुखातिब करवाता हूँ, उनसे आपको रूबरू करवाता हूँ। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम राहुल बोबड़े है। जी राहुल जी, तो आप ये बताइए कि आप कितने दिनों से ये संतरों की खेती कर रहे हैं? जी, मैंने 6 साल पहले लगाया था ये बागान। जी वहाँ से जो दूसरी तरफ से कलम लाना पड़ता है, जी और जैसे आपको कलम यानी बागान लगाना है तो 1 साल पहले ही तैयारी करनी पड़ती है। जी। तो आप जो देख पा रहे हैं कि मतलब ये जो संतरों का उत्पादन है, यहाँ पे अन्य देश के अन्य राज्यों की मैं बात करूँ, मैं अन्य जगहों की बात करूँ, तो वहाँ के मुकाबले यहाँ का उत्पादन क्यों ज़्यादा होता है? अगर आप अपने खेती के अनुभव को साझा कर सकें तो। यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर रहता है संतरे के लिए, जो अनुकूल रहता है, जी इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संतरा होता है। जी। और संतरे के लिए जो यानी ये बोलते हैं जी अपना, जो तंत्रज्ञान बोलते हैं, जी जी वो यहाँ पे सब अवेलेबल है। यहाँ पे नागपुर में NRCC है, जी वहाँ से आप कलम ला सकते हैं। जी कुछ नए नए रोग आते हैं इस पे, जी वहाँ पे जाके आप पूछिए, जी तो वहाँ पे आपको सब यानी जो ये बोलते हैं, आपको जो नॉलेज होना चाहिए संतरे के बद्दल, जी। तो वो सब मिल जाएगा। और यहाँ के संतरों की अगर आप खासियत बताएं तो। यहाँ के संतरे बहुत ही मीठे होते हैं, जी और जो उसमें जो बीजे होते हैं वो कम होते हैं। जी। और और यानी और हमने यहाँ पे देखा कि ये जो संतरे आपको दिखते हैं, ये इन सब का छिलका जो है वो काफ़ी पतले नज़र आते हैं। अगर हम अन्य जगहों से इसकी कंपैरिजन करें, इसकी हम तुलना करें, तो इसके छिलके हैं तो वो काफ़ी पतले आपको नज़र आएंगे। यहाँ जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर जो इसके बीज हैं वो काफ़ी कम नज़र आएंगे, या तो बीज रहित संतरे आपको मिलेंगे। सही बात है? हाँ जी, बराबर है। यहाँ पे जो नई नई वैरायटी जो ढूंढ के निकाली है, जी तो उसमें कम ही बीजे रहते हैं, जी और स्वाद में भी अच्छे रहते हैं संतरे। जी जी। तो आप जो संतरों का उत्पादन करते हैं, जो आप संतरे उगाते हैं, तो आप इससे कहाँ बेचते हैं? आप इसे मंडी में बेचते हैं या फिर किसी बड़े व्यापारी के पास आप बेच देते हैं?
वैसे तो बेच तो दोनों भी जगह बेच सकते हैं, किसी व्यापारी को भी बेच सकते हैं, नहीं तो अपन खुद मंडी में लेके जाके भी बेच सकते हैं। जी। तो हम वैसे तो मंडी में ही बेचते हैं संतरा। जी। तो आप ऐसा क्या है, ऐसा क्या कारण है इसका कि आप व्यापारी के पास नहीं बेचते हैं और डायरेक्ट आप मंडी में जाते हैं? जी, एक तो संतरा का उत्पादन होता है ज़्यादा जी। नागपुर में। जी। तो कैसे है कि व्यापारी लोग बहुत ही कम आते हैं, जी। बाहर से व्यापारी। इस साल तो कोरोना के संकट से बहुत कम ही व्यापारी आए इधर, जी। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा माल मंडी में ही भेजना पड़ा। जी। अच्छा, अच्छा। और यहाँ पे जो पैदावार है, कितनी पैदावार आपकी हो जाती है? तकरीबन 1 एकड़ में 12 से 15 टन तक माल आता है संतरे का। जी। हाँ। तो ये सब आप अकेले करते हैं या फिर और दूसरे लोगों की भी आपको मदद लेनी होती है? जी, वैसे तो मदद तो लेनी ही पड़ती है, जैसे मजदूर है और जी। कोई घर के लोग हैं, जी। सबसे हम मदद लेते हैं जी। और खेती करते हैं। जी। तो देखा इन्होंने आपने देखा कि ये किस तरह से ये खुद भी मेहनत करते हैं, इनके घर के दूसरे लोग भी मदद करते हैं और जो अन्य लोग हैं, जो कुछ मज़दूर हैं, जो कुछ छोटे छोटे वर्कर्स हैं, वो भी इनकी सहायता के लिए आते हैं, तभी ये सुंदर खूबसूरत संतरे आपको नज़र आते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा राहुल जी कि ये जो आप उत्पादन करते हैं, हम सबको तो और सभी दर्शकों को भी ये सिर्फ सुंदर संतरे ही नज़र आते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो कष्ट है, जो दिक्कत है, जो परेशानी है, वो आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। तो क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किन किन मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ता है? देखिए, खेती में तो मुश्किलें बहुत ही रहती है। जी। यानी अगर जनवरी में ये जो फूल आते हैं संतरे के, जी। जी। उसके बाद उस पे रोगों का भी बहुत बड़ीमार होता है। जी। और बहुत से रोग आते हैं, यानी फूल फूल का वो जो फूल जो रहते हैं जी। वो गल जाते हैं। जी। बाद में छोटे छोटे संतरे पकड़ते हैं, वो भी बहुत यानी नीचे गिर जाते हैं। जी। बाद में यानी लास्ट तक, जी। यानी कम से कम 10 महीने संतरे पेड़ पे रहते हैं। जी। तो 10 महीने संतरे पेड़ पे रहते हैं, तो उस टाइम तक यानी पूरी बरसात भी चली जाती है उनके ऊपर से, पूरा धूपकाला भी चला जाता है जी। और कुछ ठंडी के महीने भी जाते हैं। जी। जी। तो पूरा यानी उस पर जो एटमॉस्फेयर का पूरा मार रहता है उस पर। जी। तो इतने 10 महीने होकर भी संतरे बहुत कम रहते हैं, जितने यानी जो उत्पादन होना चाहिए जी। वो नहीं होता। जी। तो हमने ये भी देखा है कि क्योंकि विदर्भ महाराष्ट्र का एक अंग है, एक भाग है, तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि यहाँ पर काफ़ी सूखे का सामना करना पड़ता है। एक समय तो यहाँ पर ऐसा होता है कि यहाँ पर बारिश ही नहीं होती है। तो बहुत सारे किसान, महाराष्ट्र के किसान, मराठवाड़ा रीजन की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं मराठवाड़ा रीजन की बात करूँ, तो उस क्षेत्र के किसान काफ़ी ज़्यादा सुसाइड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आत्महत्याएं करते हैं। तो विदर्भ के किसानों की संख्या भी आत्महत्या में है। तो आप क्या, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कभी खेती करते करते, कभी इस तरह से मेहनत करते करते मौसम की मार आप पर पड़ती है तो आपका कभी हौसला नहीं टूटता? जी, इस साल तो वैसे तो मौसम की बहुत ही मार गिरी। जी। यानी जैसे पहले पानी कम गिरा, बाद में बहुत गिरा, जी। तो इसकी वजह से तो कम ज़्यादा तो होता ही रहता है। जी। तो वैसे सह लेना पड़ता है थोड़ा। हाँ, जी। जी। एक आध साल। जी। तो दर्शकों, एक किसान और जवान की दोनों दोनों की विशेषताएं यही होती है, दोनों की समानताएं यही होती है। सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें, दोनों आशावादी होते हैं और दोनों कभी हार नहीं मानते। एक किसान और एक जवान, तभी दोनों को देश का स्तंभ कहा जाता है। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और राहुल जी, मैं अगर आपसे बात करूं कि ये आपने देखा होगा कि अभी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, यहाँ तक कि देश के अन्य अलग अलग हिस्सों में भी किसान आंदोलन चल रहे हैं। तो ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो आपको कितना सही लगता है? आपको सही लगता है या नहीं लगता है? जी, वैसे तो इतने लोग किसान आंदोलन में शामिल हुए, तो थोड़ा कुछ ना कुछ तो सही भी होगा। जी। लेकिन सरकार ने भी हमको बताना चाहिए कि ये जो आपने जो नए कानून बनाए हैं, जी। तो उनको थोड़ा किसानों को समझाने को होना था जी। कि कैसे आपके लिए अच्छे हैं, कैसे आपके लिए नुकसानदायक है, कैसे आपके लिए फ़ायदेमंद है। जी।
तो सरकार ने आंदोलनों के यानी जो लोग हैं जी उनसे बात करना चाहिए था। हमारे महाराष्ट्र से बच्चू कडू भी गए हैं वहाँ पे, जी उनको जगह जगह पे रोक रहे हैं जी। पुलिस वहाँ की, स्टेट गवर्नमेंट की, अच्छा जो कुछ भी है वो। अच्छा। तो वैसे तो हमारा भी उनको सपोर्ट है। जी, यानी कि आपका मानना है कि किसान आंदोलन जो हो रहा है, इनका मानना है कि जो किसान आंदोलन हमारे देश में हो रहा है वो काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो हमारे देश की सरकार है उन्होंने किसानों से डायरेक्ट इस मसले पर, इस मुद्दे पर बात नहीं की, और उन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट कानून ला दिया जिसकी वजह से तमाम किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा राहुल जी, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा कि ये जो हमने सुना है कि ये कानून जो है वो बनाया गया है क्योंकि जो बीच के बिचौलिए होते हैं, जो ब्रोकर की हम बात करते हैं, तो ब्रोकर इसमें काफ़ी फ़ायदे में रहते थे। तो इस कानून के आने से ब्रोकर्स का जो फ़ायदा होता था वो ख़त्म हो जाएगा और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सुविधाएं मिलेंगी, इसका फ़ायदा होगा। तो कितनी हद तक ये बात सच है राहुल जी? जी, ये जो बात है, जो बिचौलिए जो कम हो जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट ने हमको समझाना चाहिए ना कैसे कम हो जाएगी वो, जी कैसे कम हो जाएगी बिचौलिए जो है वो जी कैसे कम हो जाएंगे। क्योंकि कोई माल अभी तक मैंने जब से मंडी में पाव रखा है, जी जब से मेरी उम्र का यानी जो मैंने माल लेके गया जी तब से मैंने बिचौलियों को ही देखा है, जी तब से मैंने बिचौलियों को ही देखा है। तो वो तो नामुमकिन सी बात है थोड़ी। जी और कोई नेता बोलता है कि हमारे स्टेट में लाके बेचो माल, वो बोलता है उनके ट्रक जब्त कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। अभी न्यूज़पेपर पढ़ा है जी तो इसीलिए बता रहे कि एक ही पार्टी के आदमी की जो सरकार में है जी वो एक अलग बोल रहा है, एक अलग बोल रहा है। जी एक हमने जो कानून जो बनाया है जी उसमें क्या बोलते हैं कि कोई भी माल, कोई भी जो काश्तकार है जी वो कहीं पे भी जाके बेच सकता है। जी जी दूसरा बोल रहा है हमारे स्टेट में आ गए तो हम पकड़ लेंगे। जो बिचौलिया का जो माल है जी वो कहीं पे भी बेच सकते हैं वो, जी लेकिन काश्तकार को वैसे नहीं है। जी जो किसान जो रहते हैं उनको नहीं है वैसे। तो आप मैं आपको आपसे पूछना चाहूँगा राहुल जी कि हमारे कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हम दोनों की तस्वीरें अगर साथ में आ सके तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। तो मैं राहुल जी से पूछना चाहूँगा कि आप सिर्फ ये संतरों की खेती करते हैं या अन्य तरह की खेती भी करते हैं? जी, मेरे पास तो वैसे संतरा भी है, अभी गेहूँ भी रहता है थोड़ा, और चना भी रहता है, जी और सब्जी वगैरह सब रहता है थोड़ा थोड़ा। जी। तो अ, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो ये हम थोक भाव में संतरा आप जो बेचते हैं, तो उसकी कीमत क्या होती है? उसकी कीमत के बारे में हम बात करें तो? जी, वैसे तो हर साल कीमत वैसे तय नहीं रहती, जी, कभी ज़्यादा रहती कभी कम रहती। इस साल तो बहुत बेकार हाल है संतरे के। यानी कि आप कह रहे हैं कि इस साल उत्पादन उतना अच्छा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। उत्पादन बहुत था संतरे का, जी लेकिन जो संतरे का जो पैसा मिलना चाहिए था जी वो उसके हिसाब से नहीं मिला। जो लागत है उसके हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। यानी उसके बगैर जो लागत जो ज़्यादा लगी जी। उससे कम पैसा हुआ संतरे का। तो इससे आपको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा होगा। हाँ जी, बहुत नुकसान का सामना हुआ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपको ये नुकसान होता है कि तो आप उसकी भरपाई किसी और फसल को लगाकर करते हैं या फिर किस तरह से आप उसकी भरपाई करते हैं? वैसे तो उसकी भरपाई नहीं होती। जी दूसरी फसल जो रहती है हमारी उसमें इसकी भरपाई नहीं हो सकती। संतरे की जो रहती है मेन फसल रहती है हमारी, जी जी। इसकी भरपाई नहीं हो सकती। यानी कि आपका कहना है कि आपका जो प्राइमरी सोर्स है खेती का वो संतरे हैं, लेकिन आप अन्य तरह की फसलें भी करते हैं और भी तरह तरह की फसलें आप उगाते हैं, लेकिन जो प्राइमरी सोर्स है आपकी जो मुख्य खेती है वो संतरा है। हाँ, जो मेन फसल है हमारी वो संतरा ही रहता है, इस पर हम डिपेंड रहते हैं पूरे साल भर। जी साल भर मेहनत भी करते हैं संतरे के लिए, क्योंकि 10-12 महीने में से 10 महीने तो संतरे में हमारे झाड़ पे ही रहते हैं, जी जी। इसीलिए उस पर डिपेंड करते हैं सबसे ज़्यादा। और राहुल जी, यहाँ की अगर आप मिट्टी को देखेंगे, नागपुर की मिट्टी को देखेंगे तो काली मिट्टी है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल जिसे हम कहते हैं। तो ये जो साइट्रस फ्रूट हैं जैसे कि संतरे हैं, मौसमी हैं, तो यहाँ के
ये इन सब फलों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये काफ़ी अच्छी मिट्टी होती है। हाँ, ये जो मिट्टी है मैंने आपको पहले ही बताया था कि वातावरण जो हमारे यहाँ का और मिट्टी जी मिट्टी से यानी जो संतरे जो रहते हैं जी जो क्या बोलते हैं उनको, जो पानी की जो ये रहती है ना मिट्टी में, जी जी। वो जो लेवल रहती है वो कम हो जाती है। अच्छा। यानी जो अभी सवेरे पानी आया तो जी दोपहर तक उसमें से पानी निकलने को होना पूरा। अगर पानी पकड़ के रखेगी मिट्टी तो जी। संतरा यहाँ पे नहीं हो सकता। अच्छा, यानी कि पानी का जो ग्राउंड लेवल है, उस हाँ। ग्राउंड लेवल से अगर कम होता है उसका लेवल, हम्म, तो उसका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ज़्यादा होता है और पेड़ भी अच्छे रहते हैं। जैसे कि जो जड़ें रहती है, जड़े में ज़्यादा पानी से जड़े में यानी सड़न आती है, जी। वो कम हो जाता है। और मैं आपको दर्शकों बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको संतरों से भरे पेड़ नज़र आएंगे, लेकिन ये पूरा अगर मेरे पीछे मेरे कैमरामैन दिखा सके तो ये पूरे पेड़ जो हैं, ये सारे के सारे पेड़ एक समय पर संतरों से लदालद भरे हुए नज़र आते हैं। एक भी पेड़ ऐसा नहीं रहता है जिसमें संतरे ना दिखें। आपको थोड़े कम संतरे इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने काफ़ी संतरे बेच दिए हैं। लगभग 80 से 90% संतरे इन्होंने बेच दिए हैं। और ये जो सीज़न है, संतरों का जो ये सीज़न है, ख़त्म होने को आया है। और सीज़न के अगर हम बारे में बात करें राहुल जी, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये मुख्य सीज़न क्या होता है, मेन सीज़न क्या होता है संतरों के उत्पादन का और उसे बेचने का? वैसे तो संतरे की जो ये रहती है अपनी मेहनत करना पड़ता है तो जनवरी से लगना पड़ता है। जी जनवरी में जो फूल आने चालू हो जाते हैं जनवरी के लास्ट में, जी तो हमको यानी 5 जनवरी 10 जनवरी या 15 जनवरी को इसे पानी देना पड़ता है जी और उस पर जो स्प्रेइंग वगैरह निकालना पड़ता है जी कुछ। तो तब से फूल आने चालू हो जाते हैं और फूल आने के बाद से हमारा यानी जो काम करना रहता है जी वो चालू हो जाता है बागीचे में। तो जनवरी से यहाँ दिसंबर तक संतरा हमारे पेड़ पे ही रहता है। जी। तो राहुल जी, मैं जैसा कि हमने देखा, आपकी बातों को सुनकर पता चलता है कि आप काफ़ी आशावादी किसान हैं, आप काफ़ी मेहनती किसान हैं। तो मैं चाहूँगा दर्शकों कि ये हमें कुछ संदेश दें, देश के अन्य किसानों को संदेश दें कि हौसला नहीं हार कर हमें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। और एक फसल अगर बर्बाद हो जाती है तो दूसरे फसल की तैयारी हमें करनी चाहिए। या फिर अगर ये इससे अच्छा कुछ संदेश दे सकें तो राहुल जी। हाँ जी, बराबर है। वैसे तो उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, खेती है अपनी। जी कुछ अपन खेती में क्या है, वो जो नेचर पे डेवलप ये रहती है, सब जी डिपेंड रहती है। जी तो उसके हिसाब से अपने को चलना पड़ता है। अपन कुछ आगे जाके कुछ नहीं कर सकते, जी इसी हिसाब से चलने देना पड़ता है। जी। तो राहुल जी, कल हमने देखा था कि हमारे जो कृषि मंत्री हैं, हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने एक कई सारे पन्नों की चिट्ठी लिखी थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो किसान फौजियों यानी हमारे जवानों का राशन रोक कर, ट्रक वो रोक कर खड़े हो जाएं आंदोलन की वजह से, वो हमारे देश के असली किसान नहीं हो सकते। तो इस पर आपका क्या कहना है? जी, वो तो राजनीति की बात है। सब अभी कैसे सब स्टेट में किसान आंदोलन हो रहा है अभी, जी जागरूक हो रहे हैं यानी, और करना भी चाहिए। जी जी ये जो सरकारें आती है जी हर 5 साल में बदलती रहती है, जी तो सब मुद्दे किसान को ही लेकर करते हैं पहले। जी बाद में सरकार में आने के बाद कुछ भी नहीं करती। जो यानी जो करना चाहिए जी किसान के लिए, जी किसान के लिए जो करना चाहिए वो नहीं करती। जी। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए कि अन्य देशों के किसानों के हालात तो हम देख रहे हैं, रोज़ टीवी पर आते हैं, लेकिन हमारे दर्शक जो हैं वो यहाँ के नागपुर की जो हालात हैं वो नहीं जानते। तो नागपुर के किसानों की हालात क्या हैं अभी? नागपुर के किसान के हालात तो इस साल तो बहुत ही बेकार है। जैसे हमारे यहाँ पे कपास होती है, जी संतरे होते हैं, संतरे संतरे तो पूरे ही चले गए अभी इस जी साल। जी बहुत ही कम दामों में बेचना पड़ा। जी कपास जो है वो भी ख़त्म हो गई यहाँ की। जी और सोयाबीन तो पूरी चली गई है। जी यानी जो 2-3 जो क्रॉप रहते हैं कैश क्रॉप, जी वो सभी चले गए हैं अभी। इस जी साल तो बहुत बुरी हालत है किसान की यहाँ की।
यानी कि जो नागपुर के किसान हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ। और एक और प्रश्न है मेरा आपसे कि ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, इससे पहले सरकार ने एक बात कही थी कि एक तो बिचौलिए वाली बात थी जो मैंने आपसे पूछा। दूसरी बात मेरी आपसे ये है कि सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कही थी। तो वो क्या लगता है आपको, कितना कारगर है सरकार का ये कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको दिलवाने में? ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो तो बहुत दिन से चालू है जी। एमएसपी जो रहता है हर साल, खरीफ के लिए अलग, रबी के लिए अलग, वैसे डिपेंड करता है वो। जी। लेकिन कभी मैंने एमएसपी से आगे जाके कभी माल नहीं बेचा अभी तक, आज तक। जी। तो उससे कम ही बेचना पड़ता है, जो बिचौलियों के लिए जो बेचना पड़ता है। वैसे जो नाफेड़ वगैरह रहता है वहाँ पे नंबर नहीं लगता जी। कुछ, वो लेते नहीं बीच में के लोग जो रहते हैं नाफेड़ वाले, जो सरकार की खरीदी रहती है। जी। उसमें कैसे रहता है वो साफ करके लेके आओ, ऐसा करके लेके आओ, वैसा करके ले आओ, नमी इतनी होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन रहती है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा किसान डायरेक्ट माल बेचते हैं मंडी में। जी। दर्शकों, हम चाहें तो आपसे आपको चल कर आपको बात करवा सकते हैं, हम आपको पूरे नज़ारे दिखा सकते हैं, लेकिन हम इनके फसल ख़राब नहीं करवाना चाहते, क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया इनके और अन्य दूसरे फसल भी हैं। अगर आप बात करें, हमारे कैमरामैन अगर ज़मीन की तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर राहुल जी क्या लगा है यहाँ पर, कौन सा यहाँ फसल पे है? जो प्याज की बिजाई डाली है। जी। अच्छा। प्याज है, पालक है, मेथी है। जी। जी। तो हम आपको इसलिए घूम कर तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अन्य तरह की फसलें लगी हुई हैं और काफ़ी सारी फसलें हैं जिन्हें हम नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते हैं। और सबसे ख़राब बात, कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी तस्वीर अगर दिखाएं तो सबसे ख़राब बात राहुल जी ये लगती है कि एक किसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है, अपना खून पसीना बहा देता है, देश को अनाज पहुंचाने के लिए 100% दे देता है, लेकिन उसे मिलता बहुत कम दाम है, और जो सारे के सारे दाम हैं वो बीच के बिचौलिए जो ब्रोकर्स वो खा लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये जो समस्या है आपकी, वो इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, और इस बारे में आपका क्या मानना है राहुल? हाँ, वो तो सुधार की तो बात है, लेकिन जो गवर्नमेंट का जो नियंत्रण रहता है उन पे, जी। वो कुछ भी नहीं रहता है। अपने मन से दाम तय करके हमारे, यानी जो माल जाता है हमारा जी। खेती से, जी। वो अपने मन से दाम तय करके जी। उनकी जो रहती है। जी। और किसान को कैसे वैसे जो, यानी जो टाइम रहता है, जी। वो जो खेती को जैसे पैसा लगाना है वैसा लगाना है, जी। तो उसी के भरोसे रहता है सब। जी। जैसा कि हम एक उदाहरण देते हैं कि जैसे प्याज के दाम में इतनी बढ़ोतरी कैसे हो जाती है। एक समय पर प्याज के दाम काफ़ी कम होते हैं, लेकिन कुछ जो बीच के बिचौलिए होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, वो प्याज को खरीद कर गोदामों में रख लेते हैं, गोडाउन्स में रख कवरेज लेते हैं, करते हैं। और बाद में उसको बहुत ज़्यादा दामों में बेचते हैं, जिससे आम जनता को मार झेलनी पड़ती है और किसानों को भी मार झेलनी पड़ती है। हाँ, बराबर है। जैसे कि हमारा प्याज निकलता है यहाँ का, जी। जो लोकल प्याज रहता है, जी। तो हमारा प्याज 5 रुपये किलो से बेचना पड़ता है हमें। जी। और जो जिस टाइम में माल नहीं रहता, यानी बाज़ार में, जी। तभी उनके ट्रक भर भर के आते हैं, 50 रुपये 100 रुपये हो जाता है। जी। तो ये जो नया कानून है उसमें भी जो है, जो स्टोरेज का जो ये बनाया है जी। उन्होंने, जी। तो स्टोरेज कितना भी कर सकते हैं उससे। तो जो बिचौलिए है, यानी जो स्टोरेज वाले जो लोग हैं, जी। वो तो पूरे खुलेआम ये हो गए, जी। उन पे कुछ नियंत्रण नहीं रहेगा गवर्नमेंट का। जी। इसीलिए तो वहाँ पे आंदोलन चालू है। जी। तो हम जो ये देश भर में तस्वीरें देख रहे हैं, हम ये टेलीविज़न पर तस्वीरें देख रहे हैं, हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि इस आंदोलन की वजह से देश के तमाम किसानों को फ़ायदा हो जाए। इस कानून को सरकार वापस ले ले, या फिर सरकार कुछ इसमें सख्त कदम उठाए, जिससे इसमें ब्रोकर्स को नहीं, बिचौलियों को नहीं, बल्कि सचमुच में एक भारत के किसान को फ़ायदा हो, जिसमें एक किसान मरे ना, वो आत्महत्याएं ना करे, और इस देश का विकास हो सके, इस देश के किसान का विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं अनिकेत कुमार झा, नागपुर।